आगाज में सबसे पहले बात करेंगे कराची में मेयर और डेप्यूटी मेयर के इंतखाब के लिए ऐवान आज मुकम्मल होगा। 121 मखसूस नशिस्तों पर कामयाब होने वाला उम्मीदवार कुछ देर में हल्फ उठाएंगे। तमाम कामयाब उम्मीदवारों से कमिश्नर कराची हल्फ लेंगे। पीपल्स पार्टी 155 नशिस्तों के साथ सरे फहरिस्त, जमात इस्लामी की 130 नशिस्तें हो गईं। पीटीआई 62 नशिस्तों के साथ तीसरी पोजीशन पर। किसी भी सियासी जमात को अपना मेयर कराची लाने के लिए 184 वोट दरकार होंगे। तफसीलात जानेंगे आजिज़ जमाली से। आजिज़, बताएगा क्या गहमा गहमी इस वक्त आप देख रहे हैं? हलफ बर्दारी की तकरीब बाकायदा शुरू हो चुकी है। तिलावत कलाम पाक से हलफ बर्दारी की तकरीर की इब्तदा हो चुकी है। यहाँ पे ऐलान किया गया है कि 121 मुंतखब इन काउंसलर्स में से 3 गैर हाजिर हैं, लिहाजा 118 काउंसलर्स अब हलफ ले रहे हैं, जिनमें तीनों जमातों के काउंसलर्स की बड़ी तादाद मौजूद है। सिर्फ 3 खवातीन काउंसलर्स गैर हाजिर हैं। 118 काउंसलर्स हलफ ले रहे हैं, जिनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, पीटीआई, मुस्लिम लीग नून और एक काउंसलर टीएलपी का भी है जो हल्फ ले रहे हैं। यहाँ पे कमिश्नर कराची पहुंच चुके हैं। कमिश्नर कराची इकबाल मेमन तमाम मेंबरान से हल्फ लेंगे। इनमें खवातीन, अक़लियती, नौजवान, ख्वाजा सरा, माजूर और लेबर काउंसलर शरीक हैं, जिनसे हल्फ लिया जा रहा है। जी आजिज़ जमाली, ये भी बताइएगा कि इस वक्त अरकान जो हैं मुकम्मल हो चुके हैं, वहाँ उम्मीदवार तमाम पहुँच चुके हैं इस वक्त? जी हाँ, यहाँ ये केएमसी काउंसिल हॉल में तमाम हल्फ लेने वाले अरकान पहुंच चुके हैं। ये मखसूस नशस्तों पर कामयाब होने वाले काउंसलर्स हैं, जिनसे इस वक्त हल्फ लिया जा रहा है, और ये तमाम के तमाम जमातों के काउंसलर्स यहाँ पर मौजूद हैं। सिर्फ 3 गैर हाजिर हैं, लिहाजा 118 काउंसलर से हल्फ लिया जा रहा है। थोड़ी देर कबल यहाँ पे शोर शराबा भी था, नारेबाजी भी हो रही थी। सियासी जमातों के जो काउंसलर्स थे वो एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, लेकिन अब हलफ बर्दारी की तकरीब बाकायदा शुरू हो चुकी है। आजिज़, से बताएगा कि अब तक कितने लोग जो हैं वो हल्फ ले चुके हैं? हलफ बर्दारी की तकरीब अब शुरू हो चुकी है। इस तकरीब में 118 जो है मखसूस नशिस्तों पर कामयाब काउंसलर्स मौजूद हैं। 3 काउंसलर्स गैर हाजिर हैं, तीनों के नाम पुकारे गए। यहाँ पे तीनों खवातीन काउंसलर्स हैं जो गैर हाजिर हैं, जो किसी वजह से यहाँ पे नहीं पहुँच सकी हैं, लेकिन बकिया 118 लोग मौजूद हैं जिनसे हल्फ लिया जा रहा है। आजिज़ जमाली हमारे साथ मौजूद ही रहिएगा, हमारे नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं। कुछ ही देर में हल्फ बर्दारी की तकरीब शुरू होने वाली है। कमिश्नर कराची वहां पर पहुंच चुके हैं, जो कि इनसे हल्फ लेंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब शुरू हो गई है और तमाम उम्मीदवारान जो है हल्फ बर्दारी की तकरीब में पहुँच गए हैं। 118 इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। 3 खातीन गैर हाजिर बताई जा रही हैं और ये बाकायदा शुरू हो गया है। आपके पास अपील के लिए 2 दिन थे, उसमें आपकी एप्लीकेशन नहीं आई है। जो प्रोसेस के मुताबिक 2 दिन का टाइम दिया था और उस 2 दिन के टाइम में आपने अपील नहीं की है। बाकी फर्दर जो कार्रवाई है वो कानून के मुताबिक की जाएगी। ये अब शुरू करते हैं। तमाम के लिए तैयार होने से गुजारिश है कि प्लीज हलफ उठाएं और कमिश्नर साहब आपसे हलफ लेंगे। आपको जवाब मिल चुका है, अब आप तशरीफ रखिए। जब मैं या इस तरफ ध्यान दीजिए, इस तरफ ध्यान दीजिए। जब मैं ये कहूं कि मैं कहूं तो आप अपना नाम लेंगे और वलद का नाम लेंगे। अच्छा, आपको बात क्या किया जाएगा? आपके पास
آپ کے پاس ٹائم تھا؟ جو شروع کریں آپ شروع کریں، سب شروع کریں جی، تیاری پکڑیں۔ تھوڑا فریم وائڈ کرو، بڑا کرو، میں کلوز جا رہا ہے۔ لوکل کونسل بحیثیت ممبر حلفیہ اقرار کرتا ہوں کہ میں پاکستان سے مخلص اور وفادار رہوں گا اور اس کے نظریے، اقدار، سالمیت، ترقی میں اضافے اور بہتری کو مضبوط کرنے کے لیے اپنی ذمہ داریاں اور دفتری امور کی ادائیگی کے لیے ہر ممکن کوشش کروں گا اور سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 کے قواعد و ضوابط پر ایمانداری، احسن طریقے سے اپنی صلاحیتوں اور انتہائی اہلیت کے مطابق عمل کروں گا کہ میں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کروں گا، کہ میں مالی محاصل بڑھانے کے لیے ہر ممکن کوشش کروں گا اور اپنی بہترین صلاحیتوں کے مطابق قومی خزانے میں اضافے کے لیے ہر ممکن کوشش کروں گا اور قومی خزانے میں غبن، بے قاعدگی اور غلط استعمال کو روکوں گا، کہ میں ہر حالت میں قانون کے مطابق بغیر کسی خوف، دباؤ، بدنیتی یا جانبداری سے سب لوگوں سے برابری کا سلوک کروں گا، کہ میں بالواسطہ یا بلا واسطہ کوئی بات جو میرے علم میں منتخب ہونے کی حیثیت میں آئی تو کسی شخص کو نہ بتاؤں گا یا انکشاف کروں گا، سوائے اس کے جو میرے فرض کے ادائیگی کے مطابق ہو۔ بہت شکریہ، اور اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی تقریب ختام کو پہنچتی ہے۔ حلف برداری کی تقریب مکمل ہو گئی ہے، تمام امیدواروں نے حلف اٹھا لیا ہے۔ کمشنر کراچی نے حلف لیا ہے اور اس وقت کافی گہما گہمی نظر آ رہی ہے۔ بتایا گیا ہے 118 اس وقت یہاں پر موجود ہیں، 121 نے یہاں حلف برداری کی تقریب میں شرکت ہونا تھی، لیکن 3 غیر حاضر جو ہیں وہ خواتین ہی ہیں۔ حلف برداری کی تقریب مکمل ہو گئی ہے، حلف لے لیا ہے، 118 ارکان ہیں، امیدوار ہیں جنہوں نے حلف لے لیا ہے۔ یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، کچھ نعرے بازی بھی کی جا رہی ہے، اپنی پارٹیز کو، جماعتوں کو سپورٹ بھی کیا جا رہا ہے اور امید کی جا رہی ہے۔ حلف لے لیا ہے، عوام کے مسائل حل کرنے کا، کام کرنے کی ٹھان لی ہے۔ حلف برداری کی تقریب جو ہونا تھی وہ آج ہو گئی ہے اور 118 مخصوص نشستوں پر کامیاب امیدواروں کی تقریب حلف برداری ہے جو کہ آج مکمل ہو گئی ہے۔ یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں کونسل ہال کے مناظر ہیں جہاں پر حلف برداری کی تقریب مکمل ہو گئی ہے، حلف برداری ہو گئی ہے، تقریب آپ دیکھ رہی ہیں 118 مخصوص نشستوں پر۔ یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، حلف برداری کی تقریب مکمل ہو گئی ہے، سب نے حلف لے لیا ہے۔ یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، کافی خوشی پائی جا رہی ہے، مخصوص نشستیں ہیں جن پر آج یہ امیدوار حلف اپنا لے چکے ہیں۔ جی بالکل، کمشنر کراچی نے اس وقت حلف لیا ہے، شو آف ہینڈ کے ذریعے یہ حلف برداری ہوئی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ 121 مخصوص نشستوں پر کامیاب امیدوار انہوں نے حلف لینا تھا، جبکہ 3 لوگ ہیں جو کہ خواتین ہیں جو غیر حاضر ہیں، اور اس وقت 118 لوگوں نے حلف لیا ہے۔ شو آف ہینڈ کے ذریعے یہ حلف لیا گیا ہے، کمشنر کراچی نے ان سے حلف اٹھوایا ہے۔ عاجز جمالی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عاجز، بتائیے گا
3 लोग गैर हाजिर हैं, उनका क्या होगा अब? जी देखें, ये सिटी काउंसिल हॉल में तकरीब हल्फ बर्दारी मुकम्मल हो चुकी है। तमाम जमातों की मखसूस नशस्तों पर कामयाब खवातीन, नौजवानों, अक़लियती और ख्वाजा सराओं की नशस्तों पर 121 उम्मीदवार कामयाब हुए थे, जिनमें से 118 मौजूद थे जिन्होंने हल्फ दिया। कमिश्नर कराची इकबाल मेमन ने इन तमाम कामयाब उम्मीदवारों से हल्फ दिया। अब ये मुंतखब काउंसलर हो चुके हैं। 3 जो गैर हाजिर थे, बताया गया कि अपनी बीमारी की वजह से, तबीयत की नासाजी की वजह से ये लोग गैर हाजिर रहे, तो इनका काउंट किया गया गैर हाजिर। अलबत्ता इनका नॉमिनेशन होगा और इनको काउंसलर करार दिया गया है। बाद में इनसे हल्फ दिया जाएगा। अब बड़े ढोल ढमके बज रहे हैं, यहाँ पे नारेबाजी हो रही है। कुछ लोग ढोल के थाप पे रक्स कर रहे हैं, कुछ जिए भुट्टो के नारे लगा रहे हैं, तो कुछ हाफिज नईम रहमान के नारे लगा रहे हैं। पूरा ऐवान, सिटी काउंसिल का पूरा ऐवान नारों से गूंज उठा है और उससे बाहर जो हामी हैं मुख्तलिफ जमातों के कारकुनों की एक बड़ी तादाद सिटी काउंसिल के बाहर भी मौजूद है। तो वो अब ढोल के थाप पे रक्स कर रहे हैं। ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान पार्टी के कारकुन हैं जो ढोल के थाप पे रक्स कर रहे हैं, अपने साथ मिठाइयाँ लाए हैं, मिठाइयाँ तकसीम कर रहे हैं। ये सिलसिला इस वक्त कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के सिटी हॉल काउंसिल सिटी का जो हॉल है उसके बाहर नजर आ रहा है, जबकि हॉल के अंदर खवातीन की एक बड़ी तादाद जो है इस वक्त शदीद नारेबाजी कर रही है। आजिज़, ये बताएगा कि एक ये जिम्मेदारी होती है और आज ही उसकी शुरुआत होना थी, तो ये 3 लोग कौन हैं, किस पार्टी से इनका ताल्लुक है जो गैर हाजिर थे? जी, इसमें जो हमने मालूमात ली है उसमें एक खातून काउंसलर लैला परवीन है जो गैर हाजिर है। बताया जा रहा है कि वो हॉस्पिटलाइज है, अस्पताल में दाखिल है, इस वजह से वो नहीं आई हैं। 2 दीगर खवातीन हैं जिनके नाम पुकारे गए, जिनमें ये मालूम नहीं हो सका कि किस सियासी जमात से उनका ताल्लुक है। अलबत्ता यहाँ जब कमिश्नर कराची हल्फ लेने लगे तो जमात इस्लामी खवातीन उठ खड़ी हुई और उन्होंने एतराज किया। तो उनको बताया गया कि 2 रोज कबल ये ऐलान हुआ था और तमाम अनाउंसमेंट हो चुकी थी, उनको मौका फराहम किया गया था। तो बहरहाल उनके एतराज के बावजूद हल्फ बर्दारी शुरू की गई है। सिर्फ 3 खवातीन गैर हाजिर हुई हैं और यकीनन ऐसे दिन पे गैर हाजिर होना कोई एक जरूरी काम होगा या कोई जरूरी मसला होगा या कोई बीमारी होगी, ऐसा ही मसला हो सकता है कि जिस वजह से ये खवातीन जो हैं गैर हाजिर हैं। ठीक, तो यहाँ कोई भी दूसरा मसला नजर नहीं आ रहा, ना कोई सख्ती नजर आ रही, ना कोई पुलिस नजर आ रही, कुछ भी नहीं है ऐसा। पीटीआई एक शक था कि पीटीआई के शायद मुंतखब लोग ना पहुँच सकें, लेकिन पीटीआई के लोग भी बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं और पीटीआई के 14 जो थे मखसूस नशस्तों पे अरकान थे, 14 नहीं तो कम अज कम 13 ने यहाँ पर हल्फ जरूर लिया है। तो इस तरह तमाम जमातों के लोग मौजूद थे। जी, आजिज़ जमाले हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अपने नाजरीन को आगाह करते चलें, हल्फ बर्दारी तकरीब मुकम्मल हो गई है, हल्फ ले लिया है, 118 ने हल्फ लिया है और 3 जो गैर हाजिर हैं उनसे भी बाद में हल्फ बर्दारी की ले ली जाएगा, उनसे हल्फ भी ले लिया जाएगा। और आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त नारेबाजी की जा रही है, मिठाइयाँ तकसीम की जा रही हैं और आपको ये भी दिखाएं कि डोल की थाप पर जो है वो भंगड़े भी डाले गए हैं। आजिज़ जमाली वहाँ पर मौजूद हैं, ये मनाजर ख़ुद देख रहे हैं। आजिज़, इस वक्त क्या मनाजर आप देख रहे हैं? अभी हम देख रहे हैं काफ़ी तादाद में लोग अभी हॉल में ही मौजूद हैं, लेकिन गर्मी की शिद्दत ज़्यादा लग रही है। जी, जितने लोग हॉल में मौजूद हैं उससे ज़्यादा लोग हॉल के बाहर इस वक्त मौजूद हैं। बिल्कुल जो काउंसिल हॉल है उसके दरवाजों पे लोग खड़े हैं जो नारेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि मैंने सुबह ही ये बात बताई थी कि काउंसिल हॉल के एयर कंडीशन बंद पड़े हैं, ख़राब पड़े हैं और पक्कों की भी तादाद कम है, तो इस वजह से गर्मी शदीद है। हॉल के अंदर भी गर्मी है, बाहर भी गर्मी है। लेकिन बहरहाल अहम बात हल्फ बर्दारी थी, तो खैर खूबी से ये हल्फ का मरहला यहाँ पर मुकम्मल हो चुका है, चंद मिनटों में मुकम्मल हो गया है। कमिश्नर कराची इकबाल मेमन ने तमाम ये जो मखसूस किस्तों पे कामयाब उम्मीदवार थे इनसे हल्फ तो ले लिया है और उसी लम्हे कमिश्नर कराची चले गए हैं अपने दफ्तर में, हल्फ हो गया। अहम मरहला हल्फ बर्दारी का है जो मुकम्मल हो चुकी है। अलबत्ता आप ये नारेबाजी ज़ाहिर है कि तमाम सियासी जमातों के लोग हैं और तीनों जमातों के लोग जब एक ही छत पे बैठे हैं तो यकीनन ये नारेबाजी भी हो रही होगी। जी, भुट्टो का नारा भी लग रहा है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लग रहे हैं, पीटीआई के नारे भी लग रहे हैं। तो तीनों जमात जो
बल्कि मुस्लिम लीग नून के मरियम नवाज भी नारे लग रहे हैं। कुछ कारकुनों के हाथों में मरियम नवाज के पोस्टर थे, कुछ कारकुनों के हाथों में हाफिज नईम रहमान के पोस्टर थे। पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने बाकायदा झंडे, कुछ खवातीन के लिबास पे झंडे लगे हुए थे। तो ये बहरहाल एक सियासी गहमा गहमी है और सियासत का ये हिस्सा है पाकिस्तान की सियासत में। जाहिर है कि ये पूरी गहमा गहमी इसी तरह होती रहती है, कोई नई बात नहीं है, ना कोई अनोखी बात है, ना गलत बात है, ये सियासत का हिस्सा है। बिल्कुल सियासत का हिस्सा है। अच्छा, आज इस पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के इजलास में हमने देखा कि नून लीग ने डिप्टी मेयर का भी मुतालबा कर दिया है। इसका क्या हमारे ज़राए कहते हैं, अगला लाएअमल या क्या तरीक़ाकार होगा या क्या वो मानेंगे? जी, डिप्टी मेयर का मुतालबा जरूर किया था नून लीग ने, लेकिन जो बज़ाहिर मंजर है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस मुतालबे को मुस्तरद कर दिया था, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने मेयर और डिप्टी मेयर के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। मुर्तज़ा वहाब मेयर के लिए और सलमान मुराद बलोच डिप्टी मेयर के लिए नामजद हो चुके हैं। बाकायदा कैंपेन भी चल रही है और यहाँ भी जितने काउंसलर थे वो यही बात कर रहे थे कि मेयर मुर्तज़ा वहाब होगा, डिप्टी मेयर सलमान मुराद बलोच होगा। तो अब लेकिन मुस्लिम लीग नून के जो मुंतखब काउंसलर हैं वो यहाँ पे वो भी मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी के साथ मुस्लिम लीग नून का इत्तेहाद है। JUI के भी जो एक खातून नशस्त मिली है JUI को, और लेबर और दीगर 4 JUI के उम्मीदवार वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। कि जो है वो मुस्लिम लीग नून के मखसूस नशस्तों के उम्मीदवार थे वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन तो आजिज जो पीपल्स पार्टी है वो काफ़ी दफ़ा डिप्टी मेयर की पेशकश कर चुकी है जमात इस्लामी को, उसके बाद उन्होंने अपना मेयर भी दे दिया। लेकिन अगर जमात इस्लामी के नंबर्स पूरे नहीं होते मेयर के लिए, क्या अगर जमात इस्लामी दोबारा से इस पेशकश के लिए आगे बढ़े कि हमें डिप्टी मेयर की सीट दे दी जाए, तो पीपल्स पार्टी क्या इसके लिए तैयार है? देखिए, अब वक्त है 15 जून को इनका जो इलेक्शन होना है मेयर और डिप्टी मेयर का, तो अभी टाइम तो है, एक हफ्ता पड़ा हुआ है। अगर एक हफ्ते के दौरान इनकी कोई पॉलिटिकल बार्गेनिंग होती है, कोई सियासी बातचीत का अमल अगर शुरू होता है, तो उसमें ये मुमकिन तो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी को डिप्टी मेयर की ऑफर करे। लेकिन बज़ाहिर जो सूरत है उसमें जमात इस्लामी अभी कॉन्फिडेंट है कि मेयर उसका ही होगा, वो डिप्टी मेयर का ओहदा नहीं लेंगे। आज तक भी जमात इस्लामी कॉन्फिडेंट है, हाफिज नईम रहमान कह रहे हैं उनके पास वाज़ेह अक्सरियत है, यानी वो PTI पे डिपेंड कर रहे हैं। ज़ाहिर है कि PTI के जो 63 वोट हैं वो बड़ी तादाद है 63 वोटों की। तो जब जमात इस्लामी PTI के वोटों पर डिपेंड करती है, क्योंकि फिर उनकी तादाद जो है 193 बन जाती है ऐवान में, जो बज़ाहिर पीपल्स पार्टी से ज्यादा है। पीपल्स पार्टी का जो वोट बैंक है बज़ाहिर वो 175 है, 155 उनके अपने हैं और 20 मुस्लिम लीग नून और JUI के इत्तेहादियों के हैं, तो 175 बन रहे हैं PTI और जमात इस्लामी की तादाद। ठीक है, अब देखना ये होगा कि बारगेनिंग में कौन सी पार्टी जो है वो जीतेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। अभी एक हफ्ता अब मौजूद है इन दोनों पार्टीज़ के पास, जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी नंबर 1 पर इस वक्त चल रही है। आज ज़मानी हमें अपडेट कर रहे थे 118 मखसूस नशिस्तों पर कामयाब उम्मीदवारों की तकरीब हल्फ बर्दारी मुकम्मल कर ली गई है। कमिश्नर कराची इकबाल मेमन ने अरकान से हल्फ लिया है और अरकानी तकरीब से गैर हाजिर 3 जो लोग हैं उनको भी बाद में हल्फ बर्दार कर दिया जाएगा। गैर मुंतखब अफराद को मेयर चेयरमैन मुंतखब कराने के कानून को जमात इस्लामी ने सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में कहा गया कि मज़कूरा तरमीम मनपसंद अफराद को नवाजने का गैर जमहूरी इक़दाम है। सिंध हुकूमत के इक़दाम को गैर कानूनी करार दिया जाए। मज़ीद जानते हैं बिलाल अहमद से। जी बिलाल। जी, गैर मुंतखब अफराद को मेयर और चेयरमैन बनाए जाने का मामला है जो सिंध असम्बली से जो कानून साजी हुई उसको चैलेंज कर दिया गया है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की जानिब से अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान सिंध हाई कोर्ट पहुँचे और उनकी लीगल टीम की जानिब से ये आइनी दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें हाफिज नईमुर रहमान का ये मौक़िफ़ है दरख्वास्त में कि जो हालिया कानून साजी की गई है ये बदनीयती पर मबनी है और जमहूरियत की
जो रूह है उसके मुनाफी है, क्योंकि जो 2013 का एक्ट है जिसके तहत बल्दियाती इंतखाबात हुए और तमाम तर प्रोसीजर को अडॉप्ट किया गया, अब एक नई कानून साजी के ज़रिए, हालांकि 2013 में ये कानून था कि मुंतखब अफराद को ही चेयरमैन और मेयर बनाया जाना है, लेकिन ये जो नया कानून मंजूर किया गया है ये चूँकि बदनीयती पर मबनी है और इसके ज़रिए मनपसंद अफराद को ऊपर लाया जाएगा और उनको मेयर और इसके साथ ही चेयरमैन बनाया जाएगा। लिहाजा सिंध हाई कोर्ट से उन्होंने ये सदा की है कि ये जो कानून साजी हुई है इसको गैर आइनी और गैर कानूनी करार दिया जाए और कलअदम करार दिया जाए। इस सिलसिले में अदालत में अर्जेंट एप्लीकेशन भी दायर की गई है जमात इस्लामी की जानिब से और तवक्को की जा रही है कि अपडेट करने के लिए। मेयर के इंतखाब से कबल बल्दियाती कानून में तरमीम चैलेंज। जमात इस्लामी ने बल्दियाती कानून में तरमीम के खिलाफ अदालत में दरख्वास्त दे दी है। हाफिज नईमुर रहमान ने दावा किया है कि सिंध असम्बली में अक्सरियत की बुनियाद पर मुतनाज़े कानून साजी की गई। बाहर से बंदे को बिठाना लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं, मेयर मुंतखब नुमाइंदों से होना चाहिए। तरमीम के तहत जारी करदा 24 मई का नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार दिया जाए। बल्दियाती कानून में तरमीम की तजवीज़ जमात इस्लामी ने दी थी। सूबाई वजीर सईद गनी का दावा, तरमीम की मुखालफत समझ से बालातर करार दे दी। कहा असम्बली में तरमीम इत्तफाक़ राय से मंजूर की गई थी। हाफिज नईम का अदालत में जाना साबित करता है कि इनके पास मेयर के लिए अक्सरियत नहीं है। हाफिज नईम ने मेयर बनने के चक्कर में मुनाफरत की सियासत की है। ये जो तरमीम थी कि जिसमें कि कोई ऐसा शख्स जो काउंसिल का मेंबर ना हो वो भी मेयर या टाउन चेयरमैन या वाइस चेयरमैन बन सकता है, ये तजवीज़ सबसे पहले जमात इस्लामी ने दी थी। अच्छा। जब हम लोकल गवर्नमेंट कानून में तरामीम के लिए जा रहे थे तो हमारे जो मिनिस्टर हैं नासिर हुसैन शाह साहब, उन्होंने तमाम जमातों को ख़त लिखा और उनसे तजावीज़ तलब की। तकरीबन तमाम जमातों ने ये तजवीज़ दी कि ये होना चाहिए जिस तरह 2001 और 2005 में था। मुस्तफ़ा कमाल और नेमतुल्लाह खान, नसरीन जलील साहिबा, तारिक हसन साहब ये मेंबर्स नहीं थे काउंसिल के और वो इलेक्ट होकर फिर बन गए। अच्छा, उस वक्त वो 6 महीने वाली शर्त भी नहीं थी, एक मरतबा इलेक्ट हो जाएं तो वो कर सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि सिंध हुकूमत ने उसको मज़ीद थोड़ा बेहतर किया कि हमने ना सिर्फ ये कि इजाज़त दी कि मेंबर बने, लेकिन हमने शर्त लगा दी कि 6 महीने के अंदर अंदर उस उम्मीदवार को अगर वो कामयाब हो जाता है तो उस काउंसिल का मेंबर बनना है। तो अब जो बात जमात इस्लामी पहले से कह रही थी, जो बात MQM पहले से कह रही थी, जो बात और जमातें पहले से कह रही थी, वो अब आकर उसकी मुखालफत कर रही हैं। ये समझ से बाहर है। बकौल हाफिज नईम साहब के कि उनके पास 130 मेंबर अपने हैं और 63 मेंबर PTI के हैं, तो आपकी तादाद 193 बन जाती है। तो आपको तो बेचैनी होनी चाहिए, जल्दी होनी चाहिए कि जी आज कराओ इलेक्शन ताकि वो मेयर बन जाएं। लेकिन अगर वो अब अदालत में जाकर इस पूरे अमल को ताख़ीर की तरफ लेके जाना चाहते हैं तो इससे कम से कम हमारी एक बात तो साबित हो रही है कि हाफिज नईमुर रहमान साहब के पास अक्सरियत नहीं है। जमात इस्लामी के जो 130 मेंबर हैं उनमें से भी बहुत सारे अरकान उनके साथ नहीं हैं। या सबसे आसान काम है अपने नाम के साथ लगा लें मेयर हाफिज नईमुर रहमान, सारी ज़िंदगी जो है वो मेयर ही रहेगा। इलेक्शन में पढ़ने की। कराची में दूध 180 रुपये फ़ी लीटर ही मिलेगा। सरकारी रेट चैलेंज करने पर कमिश्नर कराची इकबाल मेमन बरहम हो गए। 180 रुपये लीटर से ज़ायद कीमत पर दूध फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। ना सिर्फ मुकदमा दर्ज होगा बल्कि गिरफ्तारियां भी होंगी। तफसीलात बताएंगे अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, आगाह कीजिएगा। जी, कमिश्नर कराची के दफ्तर में दूध की जो इजाफी कीमतों पर जो अहम इजलास हुआ है, इजलास में कमिश्नर कराची ने सरकारी रेट चैलेंज करने पर सख्त बरहमी का इजहार किया और खुद साख्ता जो 10 रुपये इजाफा किया तो दूध जो है कराची में 220 रुपये फरोख्त होने लगा था, उस पर जो सख्त बरहमी का इजहार किया। कमिश्नर कराची ने रिटेलर और डेयरी फार्मर्स को सरकारी रेट पर दूध फरोख्त करने की हिदायत कर दी और कराची में फी लीटर दूध की सरकारी कीमत 180 रुपये ये साफ कहा है कि अगर 3 बजे के बाद दूध की कीमत में जो इजाफा वापस ना लिया गया तो सख्त कार्रवाई होगी। सरकारी
कीमत पर दूध फरोख्त ना हुआ तो FIR दर्ज करके गिरफ्तारियां भी की जाएंगी। साथ ही कमिश्नर कराची ने टास्क फोर्स बना दी है। टास्क फोर्स में कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन कोकब इकबाल, शकील बेग कंज्यूमर राइट्स के चेयरमैन भी है, और कंज्यूमर के NGO जो उमर गौरी हैं उनको भी मेंबर बनाया गया। और कमिश्नर कराची ने टास्क फोर्स को इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन की जो बना दी है उसमें ये भी कहा है कि टास्क फोर्स के साथ तमाम डिप्टी कमिश्नर जो है वो उनके साथ मिलकर काम करेंगे और दूध की जो इजाफी कीमतें हैं उसको वापस उस कीमत पर लाने के लिए तमाम तर इकदाम उठाने की हिदायत की है। ठीक है अशरफ खान, बहुत शुक्रिया आपका। अब आएगी महंगा दूध बेचने वालों की शामत। डेयरी फार्मर्स के साथ इजलास में कमिश्नर कराची ने दूध की सरकारी रिटेल कीमत 180 रुपये मुकर्रर कर दी है। महंगा दूध बेचने वालों के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर्स को गिरफ्तारियों और मुकदमात के अहकामात जारी करके टास्क फोर्स बना दी गई है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम। आज बिल्कुल कमिश्नर हाउस में आज एक अहम इजलास हुआ है दूध की कीमतों के हवाले से, जिसमें डेयरी सेक्टर से वाबस्ता मुख्तलिफ जो डेयरी फार्मर्स हैं और जो मुख्तलिफ जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने शिरकत की है, और इसके साथ साथ जो कंज्यूमर राइट्स की जो तंजीमें हैं उनके जो सरबराहान हैं उन्होंने भी शिरकत की है। और इस इजलास में कमिश्नर कराची की जानिब से शदीद जो है वो बरहमी का इजहार किया गया दूध की कीमतों में इजाफे पर, और इस हवाले से जो है वो कमिश्नर कराची की जानिब से एक खुसूसी टास्क फोर्स भी बनाई गई है जिसके मेंबर हैं कोकब इकबाल साहब, और कोकब इकबाल साहब जो हैं वो चेयरमैन हैं कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के। कोकब इकबाल साहब से जानते हैं कि जो इजलास हुआ है सर, अब किस तरीके से सरकारी कीमतों पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा और सरकारी कीमतों को जो उस पर अमल नहीं करते उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी, वो बताइएगा कि अंदर की कहानी। आज जो इजलास हुआ उसमें कमिश्नर कराची ने ये वाज़ह तौर पर ऐलान किया है कि जो हुकूमत के सरकारी रेट हैं वो उसी के ऊपर यानी 180 रुपये पर किलो वो जो है वो बेचा जाएगा, और ये इम्प्लीमेंट होगा 3 बजे तक। अगर 3 बजे के बाद ये एक्सचेंज लेना शुरू करेंगे, उन्होंने 2 घंटे का टाइम दिया है कि आज ही से ये रिवर्स करेंगे अपने रेटों को। उसके बाद कोई 4-5 दिन के बाद जो है इनकी बात सुनी जाएगी कि रेटों में इजाफा क्यों करना है। मगर देखा ये गया है कि जब भी जैसे पिछली दफ़ा 10 रुपये इजाफा किया था, जिस पर सार्फिन की तंजीम कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने बहुत शोर मचाया था, बल्कि पिछली दफ़ा जो इजलास था उसका मैंने बाइकाट भी किया था। मगर इसके बावजूद जो है जब भी रेट तय होता है, ये आज की बात नहीं है, गुज़िश्ता 20 सालों का मेरे पास रिकॉर्ड है कि जब भी रेट तय होता है, जो भी सरकार का रेट तय करते हैं, वो तय करने के बाद, साइन करने के बाद, एग्री करने के बाद ये फौरी तौर पे 10 रुपये उस रेट से ज़्यादा बढ़ा देते हैं, और अब तो यानी 120 रुपये बिक रहा है। यानी आप ये देखिए कि 180 रुपये का सरकारी रेट है, 190 नहीं, 200 रुपये नहीं, 210 रुपये नहीं, 220 रुपये में रेट ये बेच रहे हैं। और फिर ये देखिए कि कितना खालिश दूध है। तो इन्होंने आज मैं कमिश्नर कराची को मैं समझिए खराज तहसीन पेश करता हूँ तमाम पूरे कराची की जानिब से कि इन्होंने एक अच्छा इक़दाम किया सार्फिन के लिए, और ये इनको इम्प्लीमेंट कराएं। इनके डिप्टी कमिश्नर साहिबान, इनके असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान और जो भी दीगर मुताल्लिका अमला है उनके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई करें, और ये कमिश्नर साहब के आर्डर हैं। मैं समझता हूँ कि उस सिलसिले में एक हमने जो कमिश्नर कराची ने टास्क फोर्स बनाई है, जैसे आपको मालूम है मैं उसका मेंबर हूँ, हमारी और भी तंजीमें जो हैं उनको भी उसमें शामिल किया गया है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा इकदाम है ताकि ट्रांसपेरेंसी बरकरार रहेगी। हम जाके देखेंगे, मीडिया को भी ले जाएंगे, दिखाएंगे कि कहाँ पे कोई चीज़ जो है किस तरह कीमतें बढ़ी हुई हैं और कहाँ ये दूध खालिश मिल रहा है, कहाँ गैर मियारी मिल रहा है। और ये सिंध फूड अथॉरिटी वाले भी आज आए थे, तो ये मुख्तलिफ सैंपल लेते हैं। मगर इसके बावजूद जैसे पंजाब में मैंने देखा है कि दूध जो है वहाँ पे पंजाब फूड अथॉरिटी जब दूध गैर मियारी दूध देखती है तो उसको बहा देती है नालों में और मुख्तलिफ जगहों पे। तो ऐसा कोई इक़दार जो है सिंध फूड अथॉरिटी क्यों नहीं करती। मगर अब क्योंकि इंशाल्लाह टास्क फोर्स बन गई है और इसके जल्दी आज ही जो नोटिफिकेशन भी निकल जाएगा, तो इंशाल्लाह हम लोग जो है एक्टिव होके वही किरदार अदा करेंगे जो हम करते हैं। सर, जो सरकारी कीमतों पर अमल दरामद नहीं करेगा उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएंगी, गिरफ्तारियां भी क्या की जाएंगी और FIR भी दर्ज की जाएंगी, जरा बताइएगा। देखिए, कमिश्नर कराची ने वाज़ह तौर पे ये उनको बता दिया है कि 3 बजे तक अगर आपके रेट रिवर्स नहीं हुए यानी 180 रुपये नहीं हुए तो ये इनके खिलाफ जो है भरपूर कार्रवाई यानी उनकी गिरफ्तारियां होंगी, उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। और ये वाज़ह अहकामात कमिश्नर कराची जनाब इकबाल मेमन साहब ने जो है
तमाम डिप्टी कमिश्नर साहिबान को दे दिए हैं। तो मैं समझता हूं कि इनको अब ये डिप्टी कमिश्नर साहिबान का है कि वो रिपोर्ट करें कमिश्नर कराची को, और अगर वो नहीं करेंगे तो हम जो है तमाम ये मॉनिटरिंग करके मीडिया के साथ उनको कमिश्नर कराची को अपनी रिपोर्ट जो है कॉन्फिडेंशियल वो पेश करेंगे कि कहाँ पे जो है ऐसा हो रहा है। तो ये मैं समझता हूँ कि जो भी रेट है उसके ऊपर जब भी सरकार का रेट तय किया जाता है और ये बाहमी रजामंदी से तय होता है कि चने जी उनके अखराजात बढ़ गए या कुछ भी बात हुई, हालांकि पिछली दफा 10 रुपए एकदम यकमुश्त बढ़े थे तो उस पर बिल्कुल यकीनन सार्फिन की चीखें निकल गई थी। और अभी भी सार्फिन हमें लातादाद सार्फिन जो हैं वो बताते हैं, कंप्लेन करते हैं कि ये फलानी दुकानों पे जो है 220 रुपए बिक रहा है। तो ये मैं समझता हूँ क्योंकि ये दूध जो है वो एक इंतहाई अहम जूज़ है हमारी ग़िज़ा का, और इसमें बच्चों की नशोनुमा के लिए, बुजुर्गों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आज का जो इक़दाम था कमिश्नर कराची का, इसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ और उम्मीद ज़ाहिर करता हूँ कि इनकी पूरी टीम जो है कमिश्नर कराची के जो इक़दामात हैं उस पर अमल करेगी। जी, ये थे कौकब इकबाल साहब जिन्होंने इजलास के से बताया कि कमिश्नर कराची ने वाज़ेह तौर पर हिदायत कर दी हैं अपने जो मातहत अफसरान हैं, डीसीज़ हैं, उनको कि सरकारी कीमत जो कि 180 रुपये मुकर्रर की गई है इस इजलास में दूध की फ़ी लीटर, उस पर अगर अमल दरामद नहीं किया गया तो उन उन अनासर के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी और सरकारी कीमतों को नज़रअंदाज करने वाले जो डेयरी फार्मर्स हैं या फिर दुकानदार हैं उनको उनके खिलाफ जो है FIR दर्ज भी की जाएंगी और गिरफ्तारियां अमल में की जाएगी। जबकि टास्क फोर्स का काम ये होगा कि टास्क फोर्स मुख्तलिफ मार्केटों में जाके ना सिर्फ दूध बल्कि दीगर ज़िंदगी की अशिया जो है वो उसका कीमतों का जायजा लेगी। और कमिश्नर कराची बहुत शुक्रिया बसीम इफ्तिखार अपडेट करने के लिए। अब आपको बताएं कि नागन चरंगी पर पानी का टैंकर उलट गया। टैंकर उलटने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो गई। एन शाहिद के मुताबिक टैंकर वाले ने मोटरसाइकिल वालों को बचाने के चक्कर में टैंकर का रुख तब्दील किया। ओवर स्पीडिंग के बायस टैंकर उलट गया। तफसीलात जानेंगे, राबेल अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। राबेल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, नागन चरंगी पर पानी का टैंकर जो है वो उलट गया था, जिसके बायस मोटरसाइकिल सवारों को बचाने के चक्कर में जो है टैंकर वाले ने रुख अपना जो है तब्दील किया था, लेकिन उन टैंकर मोटरसाइकिल को बचाने के लिए जो है वो ओवर स्पीडिंग हो गई। ओवरलोडिंग के बायस जो है टैंकर उलट गया और ओवरलोड ट्रैफिक की जो रवानी भी थी वो भी मुतासिर हो गई। जो दो मोटरसाइकिल थी आगे, मतलब एनी शाहिदीन का ये बताना है कि दो मोटरसाइकिल थी आगे, उनमें जो है टकराव हुआ, जिसकी वजह से जो है टैंकर जो पीछे से आ रहा था, जिसकी वजह से वो ओवरलोड होने की बायस वो जो है टैंकर उलट गया। टैंकर वाले की जो ड्राइवर था उसकी हालत काफ़ी तशवीशनाक बताई जा रही है। बताया ये जा रहा है कि इसको अब्बासी शहीद अस्पताल में तिबी इमदाद फराहम की जा रही है। जी ठीक है राबेल, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। KMC के मातहत अस्पताल में चोरी की वारदातें मामूल। अब्बासी शहीद अस्पताल में रोज़ाना की बुनियाद पर चोरी की वारदातों में इजाफा। अस्पताल की पार्किंग से मोटरसाइकिलें और रिक्शे गायब होने लगे। राबेल अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। राबेल, बताइएगा। जी बिल्कुल, KMC के मातहत सबसे बड़े अस्पताल में चोरी की जो वारदातें हैं उसमें मामूल बन गई हैं। अब्बासी शहीद अस्पताल में रोजाना की बुनियाद पर चोरी की वारदातों में जो है वो इजाफा होने लगा है। मंशियात के आदि अफराद जो है वहाँ से नलके और AC चोरी करके जो है फरोख्त करने लगे हैं, जबकि वहाँ से ये भी बताया जाता है कि जराये के मुताबिक कि वहाँ से दवाइयाँ भी चोरी होने लगी हैं और अस्पताल की जो पार्किंग है वहाँ से मोटरसाइकिल और रिक्शे भी गायब होना जो है वो मामूल बन गया है। साथ ही साथ मुल्जिमान को जो है वो गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन जमानत पर बाहर आकर दोबारा वही वारदातें शुरू कर देते हैं क्योंकि वो मंशियात में आदि अफराद होते हैं। और वहाँ पर जो है दूसरी बात ये बताती चलूँ कि वहाँ पर सिटी वार्डन कायम है, जिसकी सिक्योरिटी ना होने के बायस से, जबकि एहतजाज भी किया गया था कि सिक्योरिटी फराहम की जाए, लेकिन वहाँ पर सिक्योरिटी जो है फराहम नहीं की गई थी, बल्कि सिटी वार्डन की तादाद बढ़ाई गई है। जबकि वहाँ की जो इंतजामिया उनका ये कहना है कि सिटी वार्डन जो है दोपहर सुबह अपडेट करनी थी। आपको बहुत शुक्रिया। कराची के इलाके आजम बस्ती चांदनी चौक पर तरक्याती मंसूबे का आगाज तो कर दिया गया है, लेकिन काम इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। तफसीलात बताएंगे वहाँ पर मौजूद सैयद नुमान गुल। जी हाँ बिल्कुल, उबलते गटरों की वजह से शहर कराची के जो शहरी हैं वो पहले ही परेशान थे, अब सुस्त रवि तरक्याती मंसूबों की वजह से भी परेशान होने लगे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के इलाके आजम बस्ती चांदनी चौक वाली सड़क पर। मेरे कैमरामैन इब्राहिम खान आपको दिखा सके तो ये इस वक्त मनाजिर हैं कराची की इलाके आजम बस्ती चांदनी चौक के, जहाँ पर नाकारा सीवरेज सिस्टम की वजह से
गंदा पानी भी मौजूद है, गटर खुले हुए हैं और इसके साथ साथ जो तरक्याती काम है उसके लिए जो है वो मिट्टी यहाँ पर डाल दी गई है, जिसे यहाँ के इलाका मकीन अपनी मदद आपके तहत जो है वो फैला रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पर पानी बहुत मौजूद है और इसके साथ साथ ये परेशानियों में जो है इजाफा कर रहे हैं। मेरे साथ शहरी मौजूद है। सर मुझे बताइएगा ज़रा, चांदनी चौक की माजी में हमने हालत देखी है, बड़ी ख़राब रही है, लेकिन अब तरक्याती कामों का यहाँ पर आगाज़ कर दिया गया है, तो क्या कहेंगे इस हवाले से आप? मेरे भाई ये आगाज़ तो किया है लेकिन इसका कोई हल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सारा वाटर बोर्ड एक लाइन है। वाटर बोर्ड के जो पानी की लाइन है वो अपनी रोड डालेंगे, मिट्टी डालेंगे, पानी के कनेक्शन को एक खड्डा खोदेगा, दूसरा खड्डा खोदेगा, फिर पानी आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। और बकाया ये 1 महीने से मलबा डला हुआ है। हमारी दुकान है कि आप ये देखें, मिट्टी डली हुई है लेकिन हमारा कोई वो नहीं है। अच्छा मुझे ये बता दिएगा ज़रा, यहाँ पर सीवरेज लाइन और वाटर लाइन दोनों का मसला है? जी हाँ सर। ठीक है, यकीनी तौर पर ये चांदनी चौक का मसला जो है शहर कराची के बासियों को जो यहाँ पर रहते हैं उनको दरपेश तरक्या। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट वेस्ट में DSP सरजानी के खिलाफ मुतासरा शहरी अदालत पहुँच गए। तफसीलात बताएंगे मुमताज़ जमाली। देखें जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिटी कोर्ट कराची में। पुलिस के सताए 2 शहरी इस वक्त अदालत में इंसाफ के लिए आए हैं। उनसे जानेंगे कि मसला क्या था और इन्होंने अदालत में क्या दरख्वास्त दर की। ये बताएं कि कहाँ आपकी रिहाइश है और किससे मसला है आपको? जी, मेरी रिहाइश सरजानी में है, 7D मकान नंबर 1255। जी, मेरे को ये परेशानी है कि मैं मुद्दई हूँ और जो मेरा मुलजिम है उसको सपोर्ट करी जा रही है पूरी तरीके से। वो DSP आसिम, वो कहता है मेरा रिलेटिव है, मेरे रिश्तेदार हैं, मैं तुम लोगों के साथ ऐसा कर दूंगा। असल में मैं मुद्दई हूँ, तो उसको कोर्ट आए, वो जमानत कराए, अपनी कोर्ट में मैटर है, लेकिन नहीं, वो उनसे सिर्फ वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी जो है ना, बाकी जो लोग हैं वो फिर भी सुन रहे हैं बात को, लेकिन आसिम जो है DSP साहब वो बिल्कुल भी हमारी नहीं सुन रहे। और 5 घंटे तक हमें बुलाया, 3 दिन से मैं मुसलसल जाती रही हूँ। मुझे कल 5 घंटे तक बुलाया, बिठा के रख दिया और बाकायदा मेन दरवाजे बंद कर दिए कि आप बाहर नहीं जा सकती, हम पानी पीने भी बाहर नहीं जा सकते, तो बिल्कुल मना कर दिया। और मेरे साथ मेरा भाई भी था, हमें अलग कमरे में बैठा दिया और कहा आप यहाँ बैठी रहे। उनके बंदे जो आदमी थे सारे, उनको बिठा के इतनी इज्जत दी गई कि साफ लग रहा था कि ये रिश्तेदारी है, लेकिन हम आपको नहीं जाने देंगे। ठीक है, एक दूसरा शहरी भी हमारे साथ मौजूद है। सर, आपने आज क्या दरख्वास्त दायर किया और किसके खिलाफ की है? ये DSP सरजानी हैं, आसिम रहमान। बेसिकली मैं इनके पास, मेरे वालिद साहब के घर में डकैती का वाक़या हुआ था। मैं इनके पास गया था कि जो सामान जो डकैती में जो गायब हुआ था वो बेसिकली खुलेआम बिक रहा है, तो लिहाजा मेरी कानूनी मदद की जाए, उन मुलजमान को गिरफ़्तार किया जाए। तो मैं इस नज़रिए से जब मैं वहाँ गया तो ये खातून भी वहाँ ऑलरेडी मौजूद थी, तो उन्होंने बजाय मेरा मौक़िफ़ सुनने के उन्होंने मुझे बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी। पूरी साफ़ी बरादरी को उन्होंने बुरा भला कहा और उन्होंने ये कहा कि SSP बैठा हुआ है, वहाँ चले जाओ, दोबारा मेरे पास नहीं आना। और मेरे शनाख्ती कार्ड की, मेरी और मेरे ड्यूटी कार्ड की, प्रेस कार्ड की उन्होंने तस्वीरें लेकर कहा कि मैं आपको किसी भी संगीन केस में अब इंशाल्लाह मुलविस कर दूंगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरी कितनी ताकत है और सुबह FIR में नाम होगा। और कहने लगा मैं किसी जज को, किसी कोर्ट कचहरी को नहीं मानता, मेरा अपना कानून है और तुम जैसे मीडिया वाले मेरी जेब में पड़े हैं, इस तरह की। अब आपने कोर्ट में क्या दायर किया है? सर, मैंने इनके लिए पटिशन कोर्ट में हायर किया है और मैंने अभी इंशाल्लाह अपील की है। आला हुकाम से भी अपील करता हूँ कि इसके ऊपर फिलफोर एक्शन होना चाहिए, क्योंकि ये जो DSP आसिम रहमान साहब हैं, इनको किसी आम आवाम से बात करने की कोई तमीज़ ही नहीं है। और ये लेडीज़ से भी इस तरह गालम गलोच कर रहे थे, मेरे साथ भी इन्होंने गालम गलोच की है। तो मैं चाहता हूँ इसके ऊपर फिलफोर एक्शन होना चाहिए। ठीक है, देखिए दोनों का मुतालबा है कि मुतल्लिका अफसर के खिलाफ जो है इंक्वायरी कराई जाए और इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। लिहाजा और दोनों की जानब से जो है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज वेस्ट की अदालत में भी दरख्वास्त दायर की गई है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट टर्की में पुलिस एहलकार के खिलाफ कुत्ते को मारने के मुकदमे की समाअत हुई। शहरियार सिद्दीकी बताएंगे। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिटी कोर्ट में। फिरोजाबाद थाने की हदूद में पुलिस एहलकार के खिलाफ बेजुबान जानवर को बेरहमी से कत्ल करने के मुकदमे पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट शर्की की अदालत में आज अहम समाअत हुई।
कुत्ते के कत्ल का ये जो मुकदमा है रियाज हुसैन की मुद्दत में जो है वो इस मुकदमे के इंदराज की दरख्वास्त जो है वो दायर करवाई गई थी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट शर्की की अदालत में, जिसके बाद आज मौजूद अदालत की जानिब से वाक़े में मुलव्विस पुलिस एहलकार के खिलाफ FIR के इंदराज का हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। मुद्दई मुकदमा रियाज हुसैन के वकील सीनियर एडवोकेट अली रज़ा खासखेली इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद तफसीलात उनसे पता करेंगे। सर, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। अपनी नौयत का ये एक अनोखा ही केस होगा, क्या बताना चाहेंगे? जी, ये केस बहुत ही अनोखा होता है। पाकिस्तान में तो बहुत ही गिने चुने केसेस होंगे जो कि ऐसे दर्ज हुए होंगे। तो इसमें मुख्तसर सा ये हुआ है कि रियाज हुसैन जो कि जिनके कोई बच्चे नहीं हैं, वो उन्होंने ये कुत्ता जो है वो 2.5 साल तक पाला और उसको अपने बच्चों की तरह रखा। 9 फरवरी को ये हिलपार की हदूद में गए वहाँ पर उसको टहलाने के लिए, जिस पे कुछ पुलिस एहलकार खड़े हुए थे और उन पे जो है उस कुत्ते ने जो है वो भौंका और उसके बाद जो है अगले दिन ही उन्होंने वो उस कुत्ते को चोरी किया और उसके बाद उसको बेदर्दी से कत्ल कर दिया छुरे मार कर। उसके बाद उन्होंने SHO फिरोज़ाबाद को दरख्वास्त दायर की। 3 महीने तक उस दरख्वास्त की कोई सुनवाई नहीं हुई, लिहाजा वो फिर मेरे पास आए कि आप कुछ इसमें मदद कर सकें। फिर मैंने एक पिटीशन बनाई और फिर पिटीशन बनाने के बाद हमने अदालत के अंदर केस दायर किया और अदालत ने 3 तारीखें दी। 3 तारीखों तक हम आर्ग्यू करते रहे और उनको यही बताते रहे कि पाकिस्तान में एनिमल राइट्स भी होते हैं और उसका हवाला भी दिया जो केस लॉस थे और जो पाकिस्तान के अंदर कानून था। उसके बाद अदालत इस नतीजे पे पहुंची कि उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए और उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए। जी, बहुत शुक्रिया। मुद्दई मुकदमा के वकील एडवोकेट अली रज़ा खासखेली और एडवोकेट रज़ा शेख हमारे साथ मौजूद थे। जिस तरीके से इनकी जानिब से मौजूद अदालत को ये बताया गया कि एनिमल राइट्स के तहत और कवानीन के तहत किसी भी शख्स को जो है वो यह हक हासिल नहीं है कि एक जानदार को जो है वो कत्ल कर सके। इनके तमाम तर दलाइल से जो है वो इत्तेफाक करते हुए मौजूद अदालत की जानिब से वाक़े में मुलव्विस और नामजद मुलजिम के खिलाफ FIR के इंदराज का हुक्मनामा जारी। अपडेट करने के लिए नए माली साल के बजट में सिंध पुलिस ने 12 अरब इजाफी रखने की तजवीज़ पेश कर दी। तफसीलात बताएंगे शाहज़ेब हुसैन। जी बिल्कुल, सिंध में नए माली साल 2023 और 24 का बजट जो है पेश होने वाला है। उसके लिए IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने सिंध हुकूमत से रब्ता किया है और इजाफी रकम जो है मांगी है, जिसके लिए सिंध हुकूमत ने उनकी यकीन दहानी कराई है कि वो 12 अरब रुपए जो है इजाफी जो है तजवीज़ किए जाएंगे। इसमें देखा जाएगा कि जिस तरीके से सिंध पुलिस ने अपने एहलकार और अफसरान के लिए फलाह बहबूद के लिए काम करना है, इसी तरीके से CTD इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट और इसी तरीके से RRF और जो है क्विक रिस्पांस फोर्स है, उनके लिए भी जो है 1 अरब रुपए से ज़ायद का जो है बजट मुख्तस करना है। जबकि साथ साथ जो सिंध में जो गुज़िश्ता साल सैलाब और बारिशें हुई उसमें जो पुलिस लाइन्स को नुकसान पहुंचा, उसकी तामीर के लिए भी जो है इजाफी रकम जो है तजवीज़ की गई है। बताया जा रहा है कि 6 अरब रुपए से ज़ायद की रकम तजवीज़ करने का कहा गया है और बजट 2023 और 24 अब से चंद दिनों बाद जो है पेश किया जाएगा और उसमें IG सिंध गुलाम नबी मेमन को सिंध हुकूमत की जानिब से यकीन दहानी कराई है कि उनके बजट में इजाफी रकम तजवीज़ जिस तरीके से की गई है उस तरीके से बहाल की जाएगी। जी, 1.5 साल से बेरोजगार इंटरनेशनल वीमेन क्रिकेटर जवेरिया रऊफ माली परेशानी का शिकार हो गए। तफसीलात बताएंगे जावेद इकबाल। जी, मेरे साथ मौजूद हैं जवेरिया रऊफ। हम इनसे बात करें। जवेरिया पाकिस्तान गेम में 17 मैचेस खेल चुकी हैं और अब आज वुमेन्स क्रिकेट कप का हिस्सा थी। हम जवेरिया किस तरह देखनी, कितना हौसला अफजा ये इवेंट, क्योंकि काफ़ी अर्से बाद आप मैदान में आई? अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्मेंस के हवाले से कहूँगी कि अच्छा रहा। आज चूँकि फ़ाइनल डे था हमारा और मुझे परफॉर्म करना चाहिए था टीम के लिए, अनफॉर्चुनेटली मैं जल्दी आउट हो गई, जिसकी वजह से टीम का रिज़ल्ट थोड़ा हमारे फेवर में नहीं रहा। लेकिन टूर्नामेंट बहुत अच्छा रहा है। 1.5 साल बाद हमें वनडे कप खेलने का मौका मिला। थोड़ी बड़ी क्रिकेट थी, रन्स करने का मौका होता है, अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं हमारे पास, तो हम खेलते हैं और इन्जॉय किया है टूर्नामेंट। आप कहीं नज़र नहीं आ रही, पाकिस्तान टीम में है नहीं, इन आउट होती रहती हैं, तो डिपार्टमेंट बंद होने से कितनी मुश्किलात का सामना है और आप जैसी कई खिलाड़ी हैं फिर किस तरह इस वक्त को चैलेंज को गुजार रही हैं? देखें, डिपार्टमेंट क्रिकेट जब ऑन करने की बात की गई थी तो वो बड़ा हमारे लिए जो है ना खुशाइन बात थी कि ये जल्द से जल्द जितनी जल्दी हो सके इसे ओपन करवाया जाए, ताकि जो भी क्रिकेटर इस वक्त सफ़र कर रहे हैं अपनी फाइनेंशियल के हवाले से वो जो है वो जो है उनको थोड़ा बहुत इसका
फ्रूट मिले। टोटल अगर आप देखें ना हमारे पूल ग्रुप में तो कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स सिर्फ 18 हैं, 18 लड़कियां अगर आप पूरे पाकिस्तान में से देखें तो उसके बाद तो कोई भी लड़की ऐसी नहीं है जो बरसरे रोज़गार हो क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि पैशन है, खेल ही ये रहे हैं। तो कोशिश यही है कि जब तक डिपार्टमेंट क्रिकेट थी सब कुछ अच्छा चल रहा था, तो अब उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इस पर देखा जाएगा और इसे ओपन करवाया जाएगा ताकि वेमेंस क्रिकेट थोड़ी सी स्टेबल हो जाए। सुना आपने जवेरिया रऊफ के बता रही थी कि कोशिश के ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दी जाए ताकि दोबारा पाकिस्तान टीम में जगह बनाई जाए। उनका ये भी कहना था कि डिपार्टमेंट क्रिकेट बहाल होगी तो खिलाड़ी जो ख़वातीन क्रिकेटर हैं वो बेरोज़गार इनकी ख़त्म होगी ताकि वो रोज़गार मिले और उनकी जो माली परेशानी वो दूर हो जी। दूसरी जानिब मुल्तान से मौसम गर्मा की छुट्टियां मनाने कराची आने वाली फैमिली भी चिड़ियाघर पहुंच गई। तफसीलात बताएंगे अक्सा शाहिद। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची चिड़ियाघर ज़ू में, जहाँ जो है वो बुध का मखसूस दिन जो है वो ख़वातीन के लिए बनाया गया है। ख़वातीन अपने बच्चों के साथ आती हैं और यहाँ पर जो है वो चिड़ियाघर में एंजॉय करती हैं और जानवरों के खूबसूरत नज़ारे करती हैं। मेरे साथ एक बहुत ही प्यारी खूबसूरत सी फैमिली मौजूद है जो ख़ास तौर पर जो है वो मुल्तान से कराची समर वेकेशन मनाने आई है। आप मुझे बताइएगा कि कैसा लगा आपको कराची का ज़ू? अस्सलाम वालेकुम जी, we came from Multan city and we visit Karachi here. We saw a lot of places here, especially sea area and Qaid-e-Azam town. और आज हम लोग ज़ू में आए हुए हैं। वही लव नेचर, आपको पता है कि हम सब जो हैं अपनी छुट्टियों को एंजॉय करने के लिए कुछ ऐसी जगहों का इंतखाब करते हैं जहाँ पर जो है वो कुदरत के नज़दीक तरीन जगह हमें मिलें। तो ज़ू में आपको पता है एनिमल्स होते हैं, उनकी लाइफ दिखाई जा रही होती है, तो हम वहीं पे बच्चों को लेके आए हैं। अच्छा, आप मुझे बताएं कि बुध का दिन जो है वो ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए, तो इस हिसाब से क्या कहेंगी कि आप फैमिलीज़ को बुध के दिन अलाउ करना चाहिए? जी, यहाँ पर सुना है कि बुध का दिन जो है फॉर फैमिलीज़ है, बहुत अच्छा डिसीजन है, होना चाहिए, क्योंकि जेंट्स के साथ थोड़ी सी हेजिटेशन फील हो रही होती है। इस वजह से यहाँ पर जो है फैमिलीज़ इजीली मूव कर सकती हैं, एंजॉय कर सकती हैं अपने बच्चों के साथ और माहौल भी बहुत अच्छा है। आई लाइक इट। जी बिल्कुल, यकीनन आपने सुना कि मुल्तान से आए मेहमान ने जो है वो कराची ज़ू की जो है वो खुलकर तारीफ़ कर दी, कहा कि यहाँ पे जो है वो कुदरती नेचर है, साथ ही जो है वो तमाम चीज़ें भी मौजूद है, तमाम जो है वो खूबसूरत